नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जो है यहाँ शिव शंभू का चिट्ठा इनकी जो रचना है उससे लिया गया अंश है विदाई संभाषण। तो वो पढ़ने से पहले हम बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन परिचय जान लें थोड़ा। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म सन 1865 ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। प्रमुख संपादन है इनके अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय अपने आप पढ़ करके इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। वे खड़ी बोली, आधुनिक खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच के समय के बाल मुकुंद गुप्त जी है, और दोनों युग के बीच की कड़ी को जोड़ने का कार्य बाल मुकुंद गुप्त ने किया। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर यानी उस जमाने के, उस समय के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है। यानी कि एक पत्रकार निर्भीक होकर के तो रिपोर्ट बनाता है, समाचार लेखन करता है, बिल्कुल तटस्थ रहते हुए, निर्भीक रहते हुए। तो क्योंकि ये पत्रकार थे और पत्रकार होने के साथ साथ लेखक भी थे, तो उसी का प्रभाव, उनकी पत्रकारिता का प्रभाव जो है, वो प्रभाव निर्भीकता जो होती है, वो निर्भीकता बिल्कुल इनके लेखन में भी दिखाई देती है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी प्रकट दिखाई पड़ता है। इनकी निर्भीकता के साथ साथ हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रभाव भी इनके लेखन में है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनिश्चितता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ लंबी बहस की। इस तरह की अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। तो आइए अब हम बात करते हैं इस पाठ के संबंध में विदाई संभाषण। विदाई संभाषण का आशय समझते हैं आप। विदा होने वाला अपनी तरफ से विदाई देने वालों को संबोधित करके अपने मनोभाव प्रकट करता है। विदाई लेते समय उसे कैसा अनुभव हो रहा है, यहाँ रहते हुए उसे कैसा अनुभव हुआ, उस सब की चर्चा उस विदाई संभाषण के अंतर्गत की जाती है। तो विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। किस प्रकार की कृति है? व्यंग्य कृति। शिव शंभू की चिट्ठी का एक अंश है। ये पाठ, ध्यान देना बच्चों, ये पाठ वायसराय करजन जो 1899 से 1904 पहली बार और दूसरी बार 1904 से 5 तक, यानी कि दूसरी बार में सिर्फ 1904 से 5 एक साल तक ही वायसराय रहे, यानी 2 बार भारत की वायसराय रहे। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यानी कि भारतीयों की स्थिति क्या हो गई थी, उसका खुलासा व्यंग्यात्मक तरीके से किया है। बहुत आनंद आएगा आपको विदाई संभाषण पाठ पढ़ते समय। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य क्या था? उन सब का उद्देश्य यानी कि खर्चा तो बहुत किया गया, किंतु उस खर्चे का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना, यानी शासन में गोरों अर्थात अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना, यानी कि उनका प्रभाव स्थापित करना, एवं साथ ही साथ
इस देश के संसाधनों का, हमारे देश की जो संसाधन है, जो संपत्ति है, उसका अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना, ये कारण था उसका, यानी कि हमारे देश की संपत्ति और संसाधनों का उपयोग अंग्रेज़ों के हित में करना और अंग्रेज़ों का हमारे शासन में प्रभाव कायम करना, ये उद्देश्य था इन सारे आयोगों को स्थापित करने के पीछे। ये सारा कच्चा चिट्ठा लेखक ने खोला है। अंग्रेजी शासन के चलते भारतीयों की स्थिति का वर्णन बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से किया है लेखक ने। हाँ, तो हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। किसके पक्षधर थे? कि सरकार निरंकुश होनी चाहिए, यानी कि सरकार पर प्रजा का या अन्य किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बंधन पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। लिहाजा यानी कि किस कारण से कि सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, तो इसीलिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दी, क्योंकि प्रेस समाचार पत्र जो होते हैं वो तटस्थ होकर के और सरकार की गलतियों को भी गिना देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका ये मानना था कि सरकार बिल्कुल निरंकुश होनी चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का दबाव सरकार पर नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से उसने क्या किया, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। यानी कि काउंसिल में वो अपने पसंद का अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाना चाहते थे, तो इस मुद्दे को लेकर के उन्हें कई जगह पे नीचा भी देखना पड़ा, क्योंकि उनकी पसंद का व्यक्ति काउंसिल में रखा नहीं गया, चुना नहीं गया। तो क्षुब्ध होकर यानी दुखी होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। देना नहीं चाहते थे इस्तीफ़ा, किंतु विवश हो गए, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था कि यदि मेरे कहने पर इस व्यक्ति को काउंसिल में सदस्यता नहीं मिलती है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। उसे लगा कि मेरे इस्तीफ़े के भय से, इस्तीफ़े की धमकी से हो सकता है कि मेरी बात मान ली जाए, लेकिन उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया। इसको बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। और फिर देखो इस्तीफ़ा दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। तो अब वापस इंग्लैंड जाते समय इनका विदाई संभाषण हो रहा है, तो कोई विदाई संभाषण हो नहीं रहा है, लेकिन लेखक ऐसा चाहते हैं कि ये विदाई लेते समय ये ऐसा संभाषण करे, कुछ तो कहे, हम भारतीयों को कुछ तो संबोधित करे, ऐसा चाहते हैं। और क्या संबोधित करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बिल्कुल ये भी वो बोल देते हैं, सब अपनी तरफ से बोल देते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप यानी कि निरंकुश रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि ऐसी स्थिति में भी विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग और रवानगी यानी कि गतिशीलता के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना भी है, क्योंकि ऐसे दौर में जब प्रेस पर भी प्रतिबंध था, ऐसे समय में भी उन्होंने इस प्रकार की शैली के साथ अपनी संजीदगी से ये सब लिखना बिल्कुल एक साहस का परिचय है। तो आइए शुरू करते हैं हम विदाई संभाषण। बहुत आनंद आएगा बच्चों आपको पढ़ने में। देखें, माय लॉर्ड यानी कि उनका संबोधन जो है, किसको संबोधन है लेखक का, लॉर्ड कर्जन को। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया, यानी कि आखिरकार इस देश में आपके शासन का अंत हो ही गया। यानी कि लॉर्ड कर्जन तो शायद ये मानकर बैठे थे कि वो जब तक जिएंगे भारत पर राज करेंगे अपना, लेकिन देखो क्या हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, यानी कि अब तो आप हमेशा के लिए हमारे देश से, भारत से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, यानी कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो स्थायी रह सके। हर चीज़ का एक न एक दिन अंत अवश्य होता है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता।
तो इससे तो क्योंकि हर बात का अंत होता है, तो इससे आपके शासनकाल का भी अंत तो होना ही था। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते, यानी जैसे कि आप कल्पना करते हैं कि मैं भारत का चिरस्थायी वायसराय बन जाऊं, तो आपकी कल्पना के अनुसार यदि आप एक बार यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी बन जाते तो भी एक न एक दिन आपका अंत होना ही था। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था और न इस देश के निवासियों का। इतना जल्दी विचार पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न तो आपने किया था और न ही इस देश के लोगों ने किया था। इससे जान पड़ता है, यानी कि इतना जल्दी न आपने सोचा था न हमने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। यानी कि ऐसा आप नहीं चाहते थे और हमने भी नहीं सोचा था। आपने तो क्या सोचा होगा, हमने भी ऐसा नहीं सोचा था और ये हो गया। यानी कि आपके शासन का इतना जल्दी यहाँ से अंत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके और हमारे बीच में तीसरी शक्ति कोई और भी है, जिस पर किसी अन्य का कोई बस नहीं चलता। फिर कहते हैं, देखिए लेखक, बिछड़न समय बड़ा करुण उत्पादक होता है। बिछड़न समय यानी वियोग का समय, बिछुड़ने का समय जो है वो बड़ा करुणोत्पादक होता है, यानी कि करुणा उत्पन्न करने वाला होता है, दुखदायी होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। कोई दुख नहीं है, लेकिन देखो लेखक व्यंग्य कर रहे हैं कि आज आप हमारे देश से बिछड़ कर जा रहे हैं तो हमें बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि विदाई का समय ही करुणा उत्पादन यानी कि करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। क्यों? क्योंकि एक बार में ही आपका रंग रूप देख चुके थे। आपके शासन में उन लोगों को क्या मिला, क्या उनका छिना, क्या स्थिति उनकी हो गई, उस सब से वो इतना दुखी थे कि वे कभी नहीं चाहते थे कि आप वापस आएं। तो जब दूसरी बार आप वायसराय बनकर इस देश में आए तो वे कभी भी प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे, वे कौन? इस देश के लोग, भारत के लोग, वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आवें। पर आप आए, लेकिन फिर भी आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। नहीं चाहते हुए भी आप यहाँ आए। जब आप आए तो इस देश के लोग बहुत दुखी हुए आपको देखकर। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। यानी कि दिन रात भारत के लोग यही सोचते थे, भगवान से यही दुआ करते थे कि जल्द से जल्द ये वायसराय लॉर्ड कर्जन इधर से जाए। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद हो रहा है। लेकिन देखो दुर्भाग्य कि आज आप जा रहे हो तो जाने की आपके जाने के अवसर पर यहाँ पर हमें खुशी होनी चाहिए थी, किंतु दुख हो रहा है, विषाद यानी दुख। इसी से जाना, बस इसी से जान लिया हमने कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। यानी कि आपके अत्याचारों से दुखी इस देश की जनता तो हमेशा यही चाहती थी कि आप यहाँ से जल्दी चले जाएं, किंतु आज आपको जाते हुए देख कर के हमें खुशी की जगह पे दुख हो रहा है। इसी से हमने ये जाना कि विदाई का समय बहुत कष्टकारक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। इसी से ये जाना कि जो विदाई का समय है वो बड़ा पवित्र होता है, यानी कि मन में से सारी कटुता, सारा बैर, सारी दुश्मनी, सारी कड़वाहट, सारी शिकायतें मिट जाती है और मन पवित्रता से, निर्मलता से, कोमलता से भर उठता है। यानी कि विदाई का समय बड़ा करुणा उत्पन्न करने वाला होता है, जिससे हृदय पवित्र, निर्मल और कोमलता से भर जाता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। यानी कि उस समय जाने वाले के साथ सारी दुश्मनी भुला दी जाती है और उस समय हृदय परम शांति से भर जाता है, शांत रस उत्पन्न होता है और बिल्कुल हृदय पवित्रता से भर उठता है। यानी कि जाने वाले को लेकर के हृदय में बहुत दुख भी होता है। तो इससे आगे जो है हम यहीं तक रखते हैं, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे पढ़ेंगे हम कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप थोड़ा
आप एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में क्या आ रहा होगा, आप आनंद ले रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप आनंद लीजिए और आनंद में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।